Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again. Dear students, today we are going to continue in 10th standard Science and Technology. Today we are going to discuss a new lesson, chapter number 16, Management of Natural Resources. डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल रिलेटेड 3 लेसन्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लेसन नंबर 14 to 16, और इसका आखिरी लेसन यहाँ पर हम कंप्लीट करने के लिए आज शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारा इनिशियल वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न इन क्लास 9th अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द सॉइल, एयर एंड वाटर, and how various components are cycled over and over again in the nature. In this previous chapter, we also learned about the pollution of these resources because of some of our activities. Now, in this chapter, we shall look at some of our resources and how we are using them, maybe as to sustain the resources and conserve our environment. We shall be looking of our natural resources like the forest, wildlife, water, coal and petroleum, and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for the sustainable development. We offer here to read about environmental problems. These are often global level problems and we feel helpless to make any changes. There are international laws and regulations, and then they are our own natural laws and act for the environmental protection. There are also national and international organizations working towards the protecting our environment. तो कहने का तात्पर्य ये था डियर स्टूडेंट्स कि जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड 9 के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज लेसन में हमने सॉइल, एयर और वाटर के बारे में और उसके साथ जुड़े हुए वेरियस कंपोनेंट्स थे जो उसे साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन द नेचर में किस तरह से ये कंपोनेंट, वेरियस कंपोनेंट साइकिल होते हैं, इसके बारे में बात की थी। इसके आगे जो 15th लेसन हमने लिया था उस 15th लेसन में भी हमने एक ख़ास मुद्दा वहाँ पर चर्चा की, वो था पोल्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज को पोल्यूशन किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इसके चलते हुए। अब इस लेसन के दौरान हम फिर से बात करेंगे आपसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस नेचुरल रिसोर्सेज का हमें किस तरह यूज़ करना चाहिए और इस बात पर विचार करेंगे कि किस तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं इसे सस्टेन द रिसोर्सेज एंड कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, इसका विवेकपूर्वक उपयोग भी हो, साथ में हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा भी हो। ऐसे कुछ रास्ते भी हम इस लेसन के दरम्यान में इस पर विचार करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ख़ास करके फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, पानी और कोल एंड पेट्रोलियम, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। खास करके इशू एट द स्टॉक इन डिसाइडिंग हाउ दिस रिसोर्सेज आर टू बी मैनेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा सही दिशा में और विवेकपूर्ण विकास हो, इस दिशा में हमें ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उसका किस तरह से संभल कर उपयोग करना चाहिए, इस दिशा में सोचने का हम कोशिश करेंगे। वी ऑफन हियर एंड रीड अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हमने कई जगह पर मैगज़ीन में, टीवी पर, सोशल मीडिया में और टेक्स्ट बुकों में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। दिस आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स। ये कभी कभी ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स मतलब कि वैश्विक समस्याएं बन जाती हैं एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंजेस, और ऐसे कंडीशन में हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं इसमें कुछ चेंज करने के लिए। सो देर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायदे और कानून बने हुए हैं एंड देन दे आर आवर ऑन नेशनल लॉज एंड एक्ट फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसी तरह से हमारे भारत देश में भी
राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस तरह के कानून पारित किए गए हैं जिससे इन्वायरमेंट को सुरक्षा मिले। देर आर ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स द प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इस दिशा में कार्यशील हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में लगातार सोचती आ रही है, लगातार एक्टिविटीज़ करती आ रही है। आगे चलते हैं, इस लेसन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 16.1 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है फाइंड आउट द इंटरनेशनल नॉर्म्स टू रेगुलेट द इमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात ये आपके सामने रखी गई है कि भाई हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो धोरण है, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, उसके हिसाब से इमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का जो फैलाव है उसे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में सोचना है। दूसरा, हैव द डिस्कशन इन द क्लास अबाउट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मीटिंग दोज नॉर्म्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन करने में हम अपनी तरफ से इंडिविजुअली क्या सहयोग दे सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करनी है। दूसरी एक्टिविटी है वो है देर आर द नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट आवर एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने पहले बताया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जागृति फैलाने में अग्रसर हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए और प्रमोट करती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एंड एटीट्यूड्स दैट लीड टू कंजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और इस तरह से नेतृत्व प्रदान करती है, हमारे अंदर ऐसे एटीट्यूड्स लाती हैं, रवैये लाती हैं जिसके कारण हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस है वो स्प्रेड करें, मतलब कि जागृति लाए। फाइंड आउट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ इन योर नेबरहुड और विलेज और द टाउन और सिटी। तो ऐसी कुछ सामाजिक संस्थाएं जो आपके शहर में या आपके पड़ोस में या आपके गांव में अगर जो है कार्यरत, तो इसके बारे में आपको जानकारी पानी है। ओके, हम बात कर रहे थे अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम कॉजेज बाय द अनथिंकिंगली एक्सप्लॉइट आवर रिसोर्सेज हैज़ बीन फेयरली रिसेंट फेनोमेनन इन आवर सोसाइटी। देखिए, प्रश्न यहाँ से उठता है कि हमारी अवेयरनेस की एब्सेंस में, मतलब कि जागृति के अभाव में, और हम जो अनथिंकिंग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अवर रिसोर्सेज को, बिना सोचे समझे जो रिसोर्सेज हैं इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वंस दिस अवेयरनेस राइजेज सम एक्शन इज़ यूजुअली टेकन, जिसके कारण ये सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर अवेयरनेस जागरूक होगी, हमारे अंदर अपने पर्यावरण के प्रति जागृति आएगी, सम एक्शन इज़ यूजुअली टेकन, तो वैसे ही हम कुछ न कुछ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए करने की कोशिश करने लगेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले गंगा नदी, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी नदी है, हम गंगा मैया कह के इसे बुलाते हैं, और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को हमने माता का दर्जा दिया है। तो ऐसी हमारी पाप नाश करने वाली पवित्र गंगा, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार मैली हो रही है। उसका जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, और उस प्रदूषित पानी को दूर करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा 1985 के अंदर गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। तो हम बात करने जा रहे हैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में। दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द गंगा वॉज वेरी पुअर। तो 1985 के अंदर गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी, और इसके पीछे मल्टी करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट में लगाए गए थे। और हमारा मेन एम था कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो गंगा का है ये वेरी वेरी पुअर्स होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये बिगड़ता जा रहा है, तो उसे कुछ न कुछ करके अच्छी तरह से इसे करना, तो इसको मेंटेन करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी।
तो उस पानी में क्या पानी के जो सैंपल्स लिए गए, सैंपल्स में देखा गया कि कोलिफॉर्म इज द ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया एंड फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन हुज प्रेजेंस इन द वाटर इंडिकेट्स कंटेनमेंट बाय द डिसीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उस पानी के जो सैंपल लिए गए थे गंगा नदी से, उस सैंपल में कुछ इस तरह के कोलिफॉर्म्स टाइप के ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज पाए गए। जनरली ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब कि हमारे आंतों के अंदर देखे गए। प्रेजेंस इन द वाटर इंडिकेट्स कंटेनमेंट, जो पानी के साथ जुड़े हुए थे और इसकी वजह से बहुत सारे डिसीज कॉजिंग हो रहे थे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आपके सामने है जिसके एक्स एक्सिस पर गंगा नदी के रास्ते में पड़ने वाले जो कुछ भी प्लेसेस हैं उस प्लेसेस को बताया गया है। बहुत ही अच्छी बात है ये जो फिगर आपके सामने मैंने एनलार्ज करके रखी है, ये टोटल कोलिफॉर्म काउंट लेवल इन द गंगा 1993-94 का दिखा रहा है। ये कोलिफॉर्म लेवल है गंगा नदी में, पोल्यूशन का जो लेवल बना है उस लेवल को ये आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पर जो रेड लाइंस दिखाई दे रही हैं ये मैक्सिमम और मिनिमम को दिखाने के लिए यूज़ हुई है। एनुअल मीन्स मिनिमम डिज़ायर्ड लेवल जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लू कलर की लाइन से बताया गया है। इस फिगर के अंदर ml सिम्बल्स हैं, इसका मतलब होता है मिलीलीटर, और D/S है, ये है डाउन स्ट्रीम मतलब कि नीचे की तरफ आती हुई, और US का मतलब है अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ जाती हुई गंगा नदी के पानी की बात है। और MPN जो कहा गया है वो है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट एक्स एक्सिस पर प्लेसेस हैं लाइक द ऋषिकेश, हरिद्वार, गुरुमुखेश्वर, नरोरा, कनौज, बितूर, कानपुर, दालमाऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, त्रिघाट, बक्सर, पटना, राजमहल, गार्डन रीच, सेरामपुर, हावड़ा, शिवपुर एंड डायमंड हार्बर। और इसके सामने जो वाई एक्सिस है इस पर टोटल कैलिफॉर्म्स बताया गया है MPN, दैट मीन्स के मोस्ट प्रोबेबल नंबर्स। यहाँ पर 100 मिलीलीटर्स में कितने बैक्टीरियाज पाए गए हैं ये बताया गया है। तो इस ग्राफ के ज़रिए कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ है ये हम देख सकते हैं। ये सोर्सेस एनो 1996 वाटर क्वालिटी स्टेटस एंड द स्टैटिस्टिक 1993-94 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के द्वारा जारी किया गया ये स्टैटिस्टिक एनालिसिस है। पोल्यूशन ऑफ गंगा के बारे में कुछ और बात करेंगे तो गंगा runs its the course of the over 2500 kilometer from the Gangotri in the Himalaya to Ganga Sagar in the Bay of Bengal। शायद आपको पता होगा कि गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री से निकलने के बाद 2500 किलोमीटर का प्रवास करके वो गंगा सागर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इट इज़ बीइंग टर्न इनटू रेन बाय मोर देन 100 towns and cities in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal that pour their garbage and excreta into the largely untreated sewage is dumped into the Ganga every day। सबसे चिंता की बात और सबसे शर्म की बात यह है कि इस गंगा नदी के 2500 किलोमीटर के मार्ग प्रवास के बीच में 3 बड़े राज्य हमारे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, और इन 3 राज्यों के 100 से ज़्यादा शहर और नगर इस गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। इन शहरों के जो भी कूड़े कचरे हैं या प्राणी या मनुष्य के मलमूत्र हैं या फिर लार्ज अमाउंट में ऐसे सेवेजेस हैं जिसे मॉडिफाई नहीं किया गया है, पोल्यूशन फ्री नहीं किया गया है, ऐसे कई कारखाने और मिलों के जो कचरे हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उन सबको डंपिंग किया जाता है एवरीडे गंगा के अंदर।
इसके अलावा इन एडिशन थिंक ऑफ द पोल्यूशन कॉज बाय अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके अलावा आप जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड इमर्शन ऑफ द एशेज और अनबर्न कॉर्पस। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग गंगा नदी के किनारे स्नान करने आते हैं, जो कि पवित्र स्नान कहा जाता है। कुछ स्थानिक लोग हैं ये कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके किनारे पर जो शरीर को जलाया जाता है, मृत शरीर को, इसके बाद इसकी बचती हुई राख को भी इस गंगा में बहाया जाता है। और कभी कभी उसके किनारे पर अर्ध जली हुई जो लाशें होती है, कॉर्पस होते हैं, मुर्दे होते हैं, उसे भी इस गंगा में उसके बाद बहा दिए जाते हैं। एंड देन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट केमिकल influence to the Ganga's pollution load and the textily kills fish in the large section of the river। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा आपको, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हार्मफुल केमिकल्स को गंगा में डंपेट करने का, और इसकी वजह से गंगा ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है, लोड इसका बढ़ता जाता है। एंड फाइनली टॉक्सिकली ये वाटर बनने के कारण गंगा नदी में जो फिश हैं वो लार्ज मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में इसकी वजह से वो मृत होती जाती है। तो ये है गंगा की सबसे दुखद भरी कहानी जो हमने आपके सामने रखी इस वीडियो में, जो कि हमारा इनिशियल वीडियो है। इस वीडियो में यहाँ तक हम बात रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।